अत्रि नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे परिसंचरण तंत्र का। आपने देखा है कि पाचन के द्वारा जो भोज्य पदार्थ है हमारे शर्कराएं वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती हैं और वो कोशिका तक पहुंचा दी जाती हैं। इसी प्रकार से बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन भी कोशिकाओं तक पहुंचा दी जाती है, जहां उनका ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। लेकिन प्रश्न ये आता है, ये पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। अगर हम देखें छोटे जीवों में तो बाह्य वातावरण के संपर्क में उनकी कोशिकाएं हैं, तो सीधे विसरण के द्वारा वो पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए जाते हैं विसरण दाब के कारण। लेकिन जैसे जैसे शरीर आकार में बढ़ता है और जटिल होता चला जाता है, तो ये विसरण दाब पर्याप्त नहीं रहता इन पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने के लिए। तो वहां पर एक तंत्र विकसित होता है जिसे हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। ये तंत्र किसी तरल के माध्यम से पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता है। तो अधिक मनुष्य, चूंकि मैंने पहले ही बताया है अपनी वीडियो में, एक विकसित प्राणी है, शरीर की संरचना जटिल है, तो हमारे अंदर भी एक पूर्ण विकसित परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो हम मुख्यतः आज मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की ही बात करेंगे। जब हम परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं तो हमने कहा है कि मनुष्य के केस में एक जटिल प्राणी है, तो दो प्रकार के परिसंचरण तंत्र हमें देखने को मिलते हैं। एक है रुधिर परिसंचरण तंत्र, जिसमें वो तरल पदार्थ रुधिर होता है जिसके माध्यम से पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और अधिकांश पदार्थ इस रुधिर परिसंचरण तंत्र के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पहुंचा दिए जाते हैं। दूसरा परिसंचरण तंत्र है लसिका परिसंचरण तंत्र, जिसमें वो तरल पदार्थ लसिका होता है जिसमें पदार्थों का आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। आज हम बात करेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र की। ये तो आपको मालूम हो गया कि रुधिर परिसंचरण तंत्र में वो तरल, वो द्रव रुधिर है। अब ये रुधिर जीवों के शरीर में दो तरह से हो सकता है। ये द्रव, ये रुधिर यदि शरीर में देह गुहा के कोटर या साइनस में भरा रहता है, तब हम उसे कहते हैं खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र। जैसे आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। आर्थ्रोपोडा यानी जिसमें सभी कीट आते हैं, कॉकरोच भी उसी का ही एक उदाहरण है, आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में। लेकिन कॉर्डेट्स में और एनिलिड्स में, कॉर्डेट्स यानी कॉर्डेट्स में मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग, स्तनधारी, मनुष्य हम कॉर्डेट्स ही हैं इनमें, और एनिलिडा जिसके अंदर केचुआ, जोक, नेरिस जैसे जंतु आते हैं, उनमें रुधिर जो है बच्चों बंद वाहिनियों के भीतर बहता है। चूंकि वहां पर रुधिर बंद वाहिनियों के भीतर बहता है, इस प्रकार के रुधिर परिसंचरण तंत्र को हम बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यदि मैं आपसे एक पूछूं केंचुए में किस प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, तो आप कहेंगे, अभी जैसा मैंने बताया आपको, कि केंचुए में बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है और कॉकरोच में खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, क्योंकि कॉकरोच एक कीट है। तो जब हम बात करेंगे तो मनुष्य के रुधिर परिसंचरण तंत्र की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब है हम बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र की बात ही कर रहे हैं। चूंकि मनुष्य में
शरीर मनुष्य का बड़ा होता है, रुधिर में एक दबाव बनाए रखने की जरूरत है, तरल में एक दबाव बनाए रखने की जरूरत है। तो रुधिर में ऐसी संरचनाएं होनी चाहिए जो इस तरल को एक दबाव के साथ इन नलियों में बार बार प्रवाहित कर सके। इस कारण से अगर हम मनुष्य के रुधिर परिसंचरण तंत्र की बात करें तो उसमें 3 मुख्य संरचनाएं दिखाई देती हैं। नंबर 1 पर है रुधिर यानी कि ब्लड, नंबर 2 पर है रुधिर वाहिनियां, और नंबर 3 पर है हृदय यानी कि हार्ट। ये रुधिर वाहिनियां ब्लड वेसल्स एंड हृदय हार्ट। आज की वीडियो में हम ऊपर के 2 कंपोनेंट्स जो है रुधिर परिसंचरण तंत्र के वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले आता है रुधिर। अगर आपसे पूछा जाए तो रुधिर क्या है तो आप कह देंगे जी शरीर में पाए जाने वाला एक लाल रंग का द्रव है, लेकिन ये पूरा जवाब नहीं है। रुधिर हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक गहरे लाल रंग का चिपचिपा तरल संयोजी ऊतक है। हमारे शरीर में 2 तरल संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, एक है रुधिर और दूसरा है लसीका। चूंकि हम यहां पे बात रुधिर की कर रहे हैं तो हम सारी की सारी बातें रुधिर के संबंध में जानेंगे। तो हमने कहा ये गहरे लाल रंग का है, चिपचिपा है, गाढ़ा है और तरल संयोजी ऊतक है। अगर रुधिर के संगठन की बात करें तो रुधिर के संगठन में हमें 2 मुख्य संरचनाएं देखने को मिलती हैं। एक है रुधिर प्लाज्मा और दूसरा है रुधिर कणिकाएं। हमने भी आपसे कहा कि रुधिर तो एक संयोजी ऊतक है। कक्षा 9th में आपने पढ़ा है कि संयोजी ऊतक के 3 मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 आधारभूत पदार्थ मैट्रिक्स, नंबर 2 कोशिकाएं और नंबर 3 फाइबर्स यानी कि तंतु। रुधिर एक ऐसा तरल संयोजी ऊतक है जिसमें तंतु लगभग अनुपस्थित होते हैं। मुख्य रूप से क्या प्रेजेंट होता है? आधारभूत पदार्थ मैट्रिक्स और दूसरा कोशिकाएं। तो रुधिर का जो आधारभूत पदार्थ मैट्रिक्स है उसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, उसे हम कहते हैं रुधिर प्लाज्मा, क्योंकि इस रुधिर प्लाज्मा में ही रुधिर की जो कोशिकाएं हैं वो निलंबित रहती हैं, सस्पेंडेड रहती हैं, उन्हें एक माध्यम प्राप्त होता है। तो रुधिर प्लाज्मा पूरे रुधिर का लगभग 55% भाग होता है आयतन के हिसाब से। एक सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रुधिर पाया जाता है। 5 लीटर तक रुधिर होता है और उसका 55% भाग कौन ले गया? रुधिर प्लाज्मा। तो रुधिर कणिकाएं कितने % रह जाएंगी? 45% इनका आयतन। तो प्लाज्मा को जान लें। प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का पारदर्शी निर्जीव तरल है। यह हल्के पीले रंग का है, पारदर्शी है, निर्जीव है। प्लाज्मा ही रुधिर का निर्जीव भाग है। प्लाज्मा का लगभग 90 से 92% भाग जल होता है। शेष भाग में प्रोटीन होती है, इसमें वसा और लिपिड्स होती हैं, शर्करा होती है,
खनिज आयन होते हैं, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड। गैसें होती हैं CO2, O2 जैसी गैसें होती हैं, अमोनिया। नाइट यानी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं। हार्मोन्स हैं इसमें, ये हमारे रुधिर का प्लाज्मा है। पैंतालीस प्रतिशत भाग रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये जीवित भाग है। और रुधिर में मुख्य रूप से 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती हैं। नंबर 1, इसे थोड़ा बढ़ा लेते हैं। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की हैं। नंबर 1 लाल रुधिर कणिकाएं, नंबर 2 श्वेत रुधिर कणिकाएं, और नंबर 3 प्लेटलेट्स रुधिर कणिकाएं। तो ये हुई लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, RBC नंबर 1। नंबर 2 है श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स यानी कि WBC। इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। नंबर 3 है प्लेटलेट्स, इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा हम इन ब्लड सेल्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला आता है लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं की यदि हम आकार देखें तो ये तस्त्री के आकार की, गोलाकार, द्विअवतल यानी दोनों तरफ से पिचकी हुई, दबी हुई, केंद्रक विहीन लाल रंग की कणिकाएं हैं। ये चित्र बना हुआ है RBC का। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है, एक वर्णक पाया जाता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन को हमने पहले बताया था कि भैया हीमोग्लोबिन जो है हिम प्लस ग्लोबिन का बना होता है। इसके कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है और ये ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये पाया जाता है RBC में। RBC की अगर हम संख्या की बात करें तो 1 घन मिलीमीटर रुधिर में इनकी संख्या लगभग 50 लाख तक होती है। 50 लाख तक पाई जाती हैं ये। RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। किसी भी प्रकार की रुधिर कणिकाएं हो, सबका जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि बोन मैरो में उनका प्रोडक्शन किया जाता है जब हम वयस्क होते हैं तब। 120 दिन के बाद जब ये कमजोर पड़ जाती हैं तो प्लीहा में जाकर ये नष्ट हो जाती हैं। प्लीहा में ये नष्ट हो जाती हैं, प्लीहा में, स्प्लीन में। इसलिए स्प्लीन को, प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। दूसरी है श्वेत रुधिर कणिकाएं।
ये आकार में लाल रुधिर कणिकाओं से बड़ी अनियमित आकार की केंद्रक युक्त संरचनाएं होती हैं। ये रंगहीन होती हैं। और श्वेत रुधिर कणिकाएं ये 5 प्रकार की होती हैं। इस चित्र में भी आप देख रहे हैं 5 प्रकार की श्वेत रुधिर कणिकाएं। एसिडोफिल, नंबर 2 बेसोफिल, नंबर 3 न्यूट्रोफिल, नंबर 4 मोनोसाइट्स, और नंबर 5 लिम्फोसाइट्स। ये 5 प्रकार की श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं। और काम क्या है श्वेत रुधिर कणिकाओं का? श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करती हैं। बाहर से जीवाणु, विषाणु या अन्य पदार्थों के हमले को रोकती हैं, उनसे संघर्ष करती हैं। एलर्जी आदि भी यही रुधिर कणिकाएं फेस करती हैं, मुकाबला करती हैं। इनकी संख्या बढ़ जाती है जब कोई आक्रमण होता है हमारे शरीर में। चूंकि ये सुरक्षा का कार्य करती हैं, तो निश्चित रूप से इनका जीवन काल जो है 2 से 3 दिन ही रहता है, ज्यादा दिन ये जीवित नहीं रहती। और संख्या की बात करें इनकी, सामान्यतः 1 घन मिलीमीटर रुधिर में ये 6000 से 8000 तक की संख्या में होती हैं। ये था श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में। विभिन्न प्रकार की श्वेत रुधिर कणिकाओं के चित्र यहां पर बने हैं, पांचों के पांचों प्रकार। तीसरे प्रकार की रुधिर कणिकाएं हैं, वो है रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। ये भी अनियमित द्वि अवतल केंद्रक विहीन संरचनाएं हैं। ये वास्तव में कोशिकाएं नहीं होती, कोशिकाओं के खंड होते हैं, टुकड़े होते हैं। 1 घन मिलीमीटर रुधिर में इनकी संख्या 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होती है प्लेटलेट्स की। और कार्य क्या है? प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का जमने वाले तत्वों का स्रावण करती है, यानी रुधिर का थक्का जमने में सहायक है। क्या होता है रुधिर का थक्का? जब हमें चोट लग जाती है तो रुधिर बहने लगता है। अत्यधिक रक्तस्राव शरीर से ना हो जाए, इस कारण से प्लेटलेट्स ऐसे तत्वों को स्रावित करती हैं जो जहां पर चोट लगी है वहां की रुधिर वाहिनियों के ऊपर एक थक्का बना देते हैं, एक जालनुमा संरचना बना देते हैं, जिसमें रुधिर कणिकाएं फंस जाती हैं और शरीर से बाहर नहीं बह पाती। इसे ही हम रुधिर का थक्का जमना कहते हैं। और ये कार्य कौन करता है? ये कार्य करती हैं रुधिर प्लेटलेट्स। आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो डॉक्टर उसकी प्लेटलेट्स की जांच कराते हैं। प्लेटलेट्स घट जाती है डेंगू में, और एक सीमित मात्रा से जब अधिक घटती हैं तब उस व्यक्ति में जो ब्लड वेसल्स हैं वहां रप्चर होने से रुधिर का बहना शुरू हो सकता है। यानी कि प्लेटलेट्स कम है तो थक्का जमने वाला फैक्टर भी कम है, तो ये खतरा बन जाता है। इस प्रकार से आपने देखा कि रुधिर की माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शीय संरचनाएं हैं, जिसमें हमने रुधिर प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं के बारे में जाना। दूसरा रुधिर परिसंचरण तंत्र का जो कंपोनेंट है वो है रुधिर वाहिनियां।
रुधिर वाहिनियां। क्या है भाई रुधिर वाहिनियां? रुधिर वाहिनियां वे नलियां हैं जिनके अंदर रुधिर एक दबाव के साथ लगातार बहता रहता है। ये रुधिर वाहिनियां 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 धमनियां यानी कि आर्टरीज, नंबर 2 शिराएं यानी कि वेन्स, और नंबर 3 रुधिर केशिकाएं यानी कि ब्लड कैपिलरीज। सबसे पहले धमनियां। धमनियां वे रुधिर वाहिनियां हैं जिनकी दीवारें मोटी होती हैं। इनकी दीवारें क्या हैं? मोटी हैं, क्योंकि इनमें जो रुधिर है हृदय से शरीर के शेष अंगों तक बहता है। और इस रुधिर को बहाने के लिए एक दबाव चाहिए, और इस दबाव के लिए इनकी दीवार जो है मोटी होती है। रुधिर वाहिनियां जो धमनियां हैं हमारी, उनकी दीवार मोटी होती है। इनमें रुधिर अधिक दबाव के साथ बहता है। ये प्राय शरीर की कुछ गहराइयों में पाई जाती है। दूसरे प्रकार की रुधिर वाहिनियां जिनमें अंगों से, शरीर के अंगों से रुधिर हृदय तक आता है, यानी ये अंगों से रुधिर को हृदय तक लाने का कार्य करती हैं, इन्हें शिराएं कहते हैं। शिराएं की दीवार धमनियों की अपेक्षा काफी पतली होती है, लेकिन इनके बीच में वाल्व पाए जाते हैं, क्योंकि दबाव इनके अंदर रुधिर का नहीं है, लेकिन ये दबाव बना रहे तो वाल्व होते हैं जो रुधिर का बैक फ्लो यानी वापसी का फ्लो रोकते हैं। ये शिराएं प्राय शरीर के ऊपरी भागों में पाई जाती हैं। हर धमनियों में प्राय शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त, वो शुद्ध और अशुद्ध, प्योर एंड इम्प्योर ब्लड क्या होता है? जिस रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक और CO2 की मात्रा कम होती है, ऐसे रुधिर को हम शुद्ध रक्त कहते हैं। ये चमकीले लाल रंग का होता है। और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम रहती है, ऐसे रुधिर को हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो शिराओं में प्राय अशुद्ध रक्त बहता है। और यदि मैं फुफ्फुस शब्द को लूं, फुफ्फुस, तो इनमें ये जो दोनों बातें बताई हैं, इनसे उल्टा प्रकार का रुधिर है। यानी कि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त, बाकी में शुद्ध है ना, तो फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त। शिराओं में प्राय अशुद्ध रक्त है, लेकिन फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। अब आती हैं केशिकाएं। भाई हृदय है, हृदय से क्या ये हृदय है, मान लिया, हृदय से निकली धमनी, और ये धमनियां अंगों में जब पहुंचती हैं तो अंगों में पहुंचकर बहुत पतली पतली शाखाओं में बट जाती हैं। और ये शाखाएं इतनी पतली होती हैं कि इनकी दीवार एक कोशिका मोटी रह जाती है, तब हम इन्हें केशिकाएं कहते हैं। और इसी प्रकार से ये केशिकाएं आपस में मिलती भी हैं और बना लेती हैं शिरा। क्या बना लेती हैं? शिरा। इस प्रकार से अंगों में जाकर ही धमनी और शिरा के जो एंड सिरे हैं वो आपस में मिलते हैं। एक और बात ध्यान रखनी है आपको, जो हृदय आप पढ़ेंगे तो हृदय में हम बताएंगे धमनी और शिराओं के बारे में एक बात। अब आज तो इतना ही था, कल हम हृदय की संरचना के बारे में जानेंगे, परिसंचरण तंत्र की और क्या विशेषताएं हैं इनके बारे में जानेंगे। हाँ, चूंकि हमने आज ब्लड को पढ़ लिया है,
तो ब्लड के बारे में एक और बात मैं आपको जाते जाते बताना चाहूंगा। सभी का रुधिर देखने में लाल होता है मनुष्य में, लेकिन रुधिर बाहर से एक जैसा दिखने में भी उसका जो कंपोजिशन है, रासायनिक संगठन, वो अलग होता है और उस आधार पर उसके रुधिर वर्ग बना दिए गए हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। ये उनमें पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर होता है। एक और एंटीजन होता है जिसे RH कहते हैं, RH फैक्टर कहते हैं। उस आधार पर भी रुधिर को RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, यानी इस प्रकार से रुधिर वर्गों का प्रकार हो गया A पॉजिटिव, A नेगेटिव। एंटीजन यदि A है और उसके साथ साथ RH फैक्टर भी है तो उसे हम क्या कहेंगे? A पॉजिटिव। एंटीजन A तो है लेकिन RH फैक्टर नहीं है तो A नेगेटिव। इसी प्रकार से B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव एंड AB नेगेटिव। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।